हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। प्यारे साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस 9th एडिशन इन्वायरमेंट की सीरीज़ में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसका पार्ट 4। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। तो हमने लास्ट वाले में वाटर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा था। इस पार्ट में हम शुरुआत करते हैं सॉइल पोल्यूशन से। साथियों, सॉइल पोल्यूशन इसका पहले जानते हैं कि एक्चुअली में मतलब क्या होता है। तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि भाई सॉइल क्या है, मिट्टी। हाँ, देखो भैया, सॉइल होती है एक पतली सी ऊपर की लेयर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल की, जो हमारे इस अर्थ के, इस पृथ्वी के इस रॉकी सरफेस को, इस पथरीले सरफेस को कवर करती है। तो ऊपर की ये पतली सी लेयर को हम कहते हैं सॉइल। अब सॉइल का पोल्यूशन होना, सॉइल में कैसे पोल्यूशन हो रहा है? जब ऐसे कोई सब्सटेंसेस या चीज़ें उस सॉइल के अंदर मिल जाएं या ऐड हो जाएं जिसकी वजह से उसका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल उसकी प्रॉपर्टी जो सॉइल की है वो यहाँ पे अफेक्ट हो, और इससे क्या हो कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उपजाऊपता है, या जो चीज़ें वो इसमें बहुत अच्छे से फसल देती हैं, वो प्रोडक्टिविटी इसकी जो है अगर कम हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई सॉइल हो गया पोल्यूटेड। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में डेफिनेशन ये है कि सॉइल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द सॉइल विच adversely affect the physical, chemical and biological properties of soil and reduces its productivity. Clear? अब इससे क्या होता है कि इसमें जहरीले टॉक्सिक जो कंपाउंड्स हैं वो और इकट्ठा होते जाते हैं। केमिकल्स, सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो गए, या कुछ ऐसे जो है एजेंट्स हो गए जिसकी वजह से डिजीज़ होता है, कोई बीमारी होती है, तो ये सब सॉइल के अंदर आते जाते हैं, और इससे प्लांट जो उसमें आप उगाओगे तो प्लांट की ग्रोथ में यहाँ प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा क्या होगा, ह्यूमन को प्रॉब्लम ये देगा। इसके अलावा एनिमल की हेल्थ जो है वह इफेक्ट करेगी इससे। ठीक है ना? अब देखो, अब बात आती है कि सॉइल पोल्यूशन के बारे में मैम और बताइए। तो सॉइल का जो पोल्यूटेंट है, जो सॉइल को पोल्यूट करता है, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे सॉइल की क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी या उसका टेक्सचर या उसमें जो मिनरल्स हैं उसका मिनरल कंटेंट किसी भी प्रकार से अगर कम हो या ख़राब हो, या ऐसा हो कि बायोलॉजिकल बैलेंस जो है उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनका, ठीक है ना, अगर उसमें भी कुछ दिक्कत आए किसी भी ऐसी चीज़ से जो इसमें मिलने से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो वो कहलाएगा कि यही एक सॉइल का पोल्यूटेंट है। ठीक है ना? अब बात क्या है कि वजहें क्या क्या होती हैं। ठीक है मैम, क्या क्या वजहें हैं जिससे सॉइल जो है वो पोल्यूट हो सकता है? तो देखो भैया, जब आप बिना सोचे समझे बहुत सारा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स यूज़ करते हो, या बहुत भारी मात्रा में सॉलिड वेस्ट को आप जाके इसके अंदर डंप कर देते हो ज़मीन में, अरे छोड़ो हमसे क्या, बहुत बड़ी दुनिया है, बड़ी बड़ी सी बहुत लैंड खाली है, यही सोचते हो ना। या डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटते हो। अब पेड़ को काटोगे तो क्या होगा, ऊपर की लेयर तो ऐसे ही पानी में सब बह जाएगी, हवा से उड़ जाएगी। ठीक है, सॉइल इरोजन होता है ना। पोल्यूशन अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत होता है, जितना शहरीकरण उतना कूड़ा, उतनी गंदगी इसके ऊपर, उतने सब पेड़ कट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें आई बात सोर्स की। भाई हम हर उसके अंदर समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ का कूड़ा, जिसमें केमिकल जैसे मर्करी, लेड, कॉपर, जिंक, कैडमियम, साइनाइड्स, थियोसाइनाइड्स, क्रोमेट्स, एसिड्स, एल्कलीज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सब जो है कचाकच करके सॉइल में मिलता है और सॉइल को ख़राब कर देता है। ठीक, दूसरे नंबर पे आते हैं पेस्टिसाइड्स। मैंने बताया ना, ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं साथियों, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, इंसेक्ट को भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, फंगिसाइड डाल रहे हैं, एल्गिसाइड्स डाल रहे हैं, रोडेंटिसाइड डाल रहे हैं कि भाई चूहे वगैरह ना, वीडिसाइड डाल रहे हैं कि वीड ना हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा फालतू प्लांट निकल आते हैं। तो इनको
इसलिए डाला जाता है ताकि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े और उपज हो। लेकिन ये नुकसानदायक होते हैं, है ना, सॉइल के लिए नुकसानदायक होते हैं ज़्यादा मात्रा में अगर डल जाएं तो। तीसरा आता है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो बात क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को ऐड करा जाता है सॉइल के अंदर, किस लिए करा जाता है, ताकि जो क्रॉप है, क्रॉप की ईल्ड, उपज और बढ़े। और जब बहुत भारी मात्रा में इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है तो इससे जो सॉइल के अंदर पॉपुलेशन है सॉइल बोर्न ऑर्गेनिज्म की, जो ऐसे जो जीव जंतु जो सॉइल में रहते हैं वो कम होने लगते हैं, वो बेचारे मरने लगते हैं। और इससे प्रोडक्टिविटी सॉइल की यहाँ ख़राब होती है और सॉल्ट कंटेंट भी सॉइल के अंदर बढ़ने लगता है। फिर आई बात डिस्कार्डेड मटेरियल की। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा ये समझिए। इसमें आता है जैसे कि हो गया आपका कॉन्क्रीट, इसके अलावा क्या हो गया, एसफाल्ट, फिर क्या हो गया आपका रंग्स, लेदर, हाँ, कैन्स हो गए, प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गया, कुछ डिस्कार्डेड फूड हो गया, पेपर हो गया। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कार्डेड मटेरियल में, अगर इसमें सब मिलता चला जाएगा तो ऐसे कूड़ा ही होता चला जाएगा। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट भी है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलते हैं माइनिंग से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो वो भी किसी तरीके से पानी से बहते हुए यहाँ पे सॉइल में मिल जाते हैं। कुछ और भी पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एयर पोल्यूटेंट, जैसे एसिड रेन ऊपर से गिरी तो सॉइल में गिर गई। वाटर पोल्यूटेंट अल्टीमेटली सॉइल का पार्ट बनते हैं और सॉइल भी कुछ इसमें टॉक्सिक केमिकल पा लेती है। अगर कोई मान लो रॉक्स की वेदरिंग हुई तो जो है ये होगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरी कहानी है जो मैंने आपको बताई इसके बारे में। अब और समझिएगा टाइप्स क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। तो देखिए इसमें एक एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन आता है, एक आता है पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और वेस्ट के माध्यम से जो होता है, और पोल्यूशन जो भी अर्बन एक्टिविटीज़ के माध्यम से होता है। ये तीन तरह के टाइप्स हो गए सॉइल पोल्यूशन के। अब सॉइल पोल्यूशन का अफेक्ट किस किस पे पड़ता है ज़रा ये जानते हैं। तो साथियों एग्रीकल्चर के ऊपर जो इसका इफेक्ट पड़ता है उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है सॉइल के द्वारा, ये भी कम हो जाता है। इरोजन और बढ़ने लगता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है क्या नहीं है चैप्टर नंबर 1 में बता चुकी हूँ, ठीक है, तो देखते हुए उसको आइएगा। अच्छा, इरोजन बढ़ता है, सॉइल और न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, क्रॉप की जो उपज है, यील्ड है, ये कम हो जाती है। इसके अलावा सॉइल्ट में सॉल्ट सैलिनिटी बढ़ती है। उसके अलावा सिल्ट, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स, ये देखने को मिलता है। हेल्थ के ऊपर क्या होता है, तो डेंजरस केमिकल अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच पाते हैं। खतरनाक जो केमिकल हैं ये अब सॉइल से होते हुए कहाँ बह के चले जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर में। इसके अलावा बायो मैग्निफिकेशन, ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ शुरुआती चैप्टर्स में। उसके अलावा पोल्यूटेंट गैसेस का रिलीज़ होना, रेडियो एक्टिव रेस का होना, जिससे हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। एनवायरनमेंट पे क्या असर आता है, वेजिटेशन कम हो गई, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस सॉइल के फौना और फ्लोरा में हो गया, प्लांट में, जानवरों में, ऑर्गेनिजम्स में, सब हो गया। अर्बन एरियाज़ में देखा जाए तो क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, अब जहाँ से पानी निकलता है वहाँ वो चौक जाएगा तो पानी और भरेगा, ठीक है, बदबू आएगी, गैस रिलीज़ होगी, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम होगी। इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, देखो भैया आप क्या करो, केमिकल फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करो, पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करो। इसके अलावा बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करो और बायो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू कर दो और यहाँ पे 4 Rs का यूज़ करो। अब ये 4 Rs क्या होते हैं, रिड्यूस, मतलब पहले समझो रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। थोड़ा पहले ये समझा दूँ 4 Rs के बारे में, थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले इसमें आता है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब कि नए नए कंटेनर अगर आप खरीद रहे हो, कोई सामान लेना है तो आपको नया कंटेनर लेने से अच्छा है मार्केट से कि उसी को यूज़ कर लो जो आपके घर में अवेलेबल है। मतलब नए आइटम को कम से कम लो, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है तभी खरीदो। पहला हो गया रिफ्यूज़। दूसरा हो गया रीयूज़। अब रीयूज़ का मतलब क्या है कि देखो सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस को फेंको नहीं या बॉटल्स को फेंको नहीं, इन पे होममेड पेपर या पेंट लगाओ और उनको पेंसिल स्टैंड या छोटे छोटे वासेस के तौर पे पेड़ पत्ती रखने के लिए यूज़ कर लो, रीयूज़। तीसरे नंबर पे आता है रिसाइकिल।
रिसाइकिल क्या है कि शॉपिंग बैग जो कपड़े से या जूट से बने हों, जिन्हें आप बार बार यूज़ कर सकते हो, उन्हें तो यूज़ करिए और उसके बाद इसको सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और इसको रिसाइकिल करने के लिए दे दीजिए। ठीक है। चौथी बात, मतलब आप रिसाइकिल करवा लेंगे तो फिर से वही बन जाएंगे। फिर आया रिड्यूस। रिड्यूस में क्या है कि देखो, रिड्यूस यही ऐसा करो जो अननेसेसरी वेस्ट जनरेट होता है उसे कम से कम करो। मतलब कि भैया शॉपिंग करने जा रहे हो, शॉपिंग बैग अपना ले जाओ, ठीक है, और डायरेक्टली जो भी खरीदो सब कुछ उसी में डाल दो, तो उससे नई नई पन्नी नहीं लोगे आप, तो उससे ये चीज़ कम होगी। ठीक है ना, ये पूरी कहानी हो गई यहाँ। अच्छा, और भी चीज़ें हैं कंट्रोल मेजर्स में, जैसे कि सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करना, पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, वेस्ट को कम करो कंस्ट्रक्शन एरियाज़ में। तो ये पूरी कहानी हो गई है सॉइल पोल्यूशन की जो मैंने आपको बताई। अच्छा, अब एक बॉक्स दिया है, उसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं, डू यू नो की समझिए। बात ऐसी है कि भैया अमूर फैल्कन्स जो आते हैं हर साल एट डोयांग लेक में, जो मंगोलिया से उड़ के आते हैं तो साउथ अफ्रीका जा रहे होते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो अमूर फैल्कन्स ये लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड के। वर्ल्ड ने रिकग्नाइज करा है पैंटी विलेज को नागालैंड में कि वहाँ पे वर्ल्ड के अमूर फैल्कन की कैपिटल कहा गया है इसको। या मोर देन 1 मिलियन बर्ड्स देखी जाती हैं सिर्फ 30 मिनट के अंदर। तो अनलेस रिसेंटली जब नागा के ट्राइब्समैन ने क्या करना शुरू करा, हज़ारों अमूर फैल्कन्स को मीट खाने के चक्कर में मार दिया। बट लास्ट ईयर जब बहुत कैंपेन चलाया गया वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के द्वारा, तो इन्होंने भैया कसम खाई कि चलो ठीक, हम प्रोटेक्ट करेंगे इस बर्ड को। तब से एक सिंगल बर्ड भी नहीं मारी गई है यहाँ पे। चलो, फिलहाल आपने सॉइल पोल्यूशन के बारे में आई होप अच्छे से समझा। अब आओ भैया चिल्लाने वाली बात पे, दैट इज़ नॉइस पोल्यूशन के बारे में। साथियों, नॉइस पोल्यूशन क्या है पहले समझो। क्या आवाज़ से किसी को पोल्यूशन होता है? जी हाँ। असल में जब हम लोग रोड पे चले और बहुत तेज़, मुझे भी होता है, तो बहुत तेज ची पी 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 कोई पीछे से बजा रहा, मैं बहुत ही ऐसा होता है, बहुत ही कम टाइम पे मैं हॉर्न बजाती हूँ जो मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी मच नीडेड। अदरवाइज आप ईजिली गाड़ी चला सकते हो इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर। ठीक, तो अनप्लीजेंट जो नॉइज़, लोग चिल्लाएं, मशीन से निकले, या फिर जिससे आप मतलब इरिटेट हो जाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, फिजिकली आपको कानों के लिए चुभे, उसे आप कहते हो नॉइस पोल्यूशन। अब कहाँ से आता है? अब ये बहुत सारी जगह से आता है, जैसे कि रोड के ट्रैफिक से आता है, जेट प्लेन्स चलते हैं, गार्बेज ट्रक्स जाती हैं, या कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में लीफ ब्लोवर्स, बून बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट समझिए एक बात कि जो साउंड है, इस साउंड को हम किस में मेजर करते हैं? साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, इसी में तो करते हैं ना। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि एक 10 डेसिबल से कोई साउंड बढ़ा, 10 डेसिबल से कोई साउंड बढ़ा, तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे समझिएगा कि लाउडनेस डबल हो जाती है। अब ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान बहुत लंबे वक्त तक ऐसी जगह पे जहाँ पे साउंड 75 डेसिबल या इससे ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये बहरा भी हो सकता है। बल्कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि आपके घर के अंदर या इंडोर में 30 डेसिबल से ऊपर साउंड नहीं होना चाहिए। समझे आप इस बात को? हाँ, अच्छा। अब ये तो हमने सारी बातें कर ली, फिर यहाँ एक ज्ञानवर्धक बात अलग से टॉपिक में दी गई है, समझ लीजिए। डू यू नो के अंदर वो कहता है कि इंडियन रिसोर्स पैनल वो अपना एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप बनाए यूटिलाइज करने के लिए सेकेंडरी रिसोर्सेज को, ताकि डेवलपमेंट की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सके। और इंडिया ऐसा पहला कंट्री बना जिसने नेशनल रिसोर्स पैनल को बनाया। चलिए, अब एक चीज़ आपके बताती हूँ आपको कि एक्चुअली में एम्बियंट नॉइस लेवल मॉनिटरिंग क्या है। देखिए, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000 ये कहते हैं कि एम्बियंट नॉइस लेवल अलग अलग एरियाज़ की कुछ इस तरीके से है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है तो 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक 75 डेसिबल रहेगा, और रात में 10 से सुबह 6 बजे तक 70 डेसिबल रहेगा।
वही जगह कमर्शियल एरिया में ये सुबह 6 से 10 65 होता है और 10 से 6 रात में 55 हो जाता है। रेजिडेंशियल एरिया अगर है जहाँ लोग रहते हैं तो 6 से 10 बजे तक 55 डेसिबल और वही जगह रात के 10 से सुबह 6 तक 45 डेसिबल होना चाहिए। और कोई अगर साइलेंस जोन है तो वहाँ पे 6 से 10 बजे तक रात के 50 डेसिबल और रात के 10 से सुबह 6 तक के लिए 40 डेसिबल होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई जो रूल्स ने कही। अब सरकार 2011 में मार्च में एक रियल टाइम एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क लेकर आई थी। इस नेटवर्क के अंदर ये कहा गया कि फेज़ 1 में कुछ 5 रिमोट नॉइस मॉनिटरिंग टर्मिनल्स लिए जाएंगे, इंस्टॉल करे जाएंगे अलग अलग नॉइस जोन्स में, कुछ 7 मेट्रो सिटीज़ में। इसमें दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और लखनऊ का नाम था। फेज़ 2 के अंदर बाकी 35 जो 35 स्टेशन है इनको इंस्टॉल करा जाएगा सेम इन्हीं 7 सिटीज़ के अंदर। और फेज़ 3 के अंदर इसमें 90 स्टेशंस करे जाएंगे और वो 18 सिटीज़ में करे जाएंगे। तो फेज़ 3 सिटीज़ की बात करें तो उसमें कानपुर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, पटना, गांधीनगर, रांची, अमृतसर और रायपुर शामिल हैं। अब साइलेंस जोन जो मैंने आपका बताया, तो अब आप कहेंगे मैम ये सब तो रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल तो समझ में आता है, मैंने साइलेंस जोन के बारे में कभी नहीं सुना, ये क्या होता है? देखिए साइलेंस जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे नॉट लेस देन 100 मीटर हो, ये एरिया कम से कम 100 मीटर के आसपास हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, कोर्ट हो, रिलीजियस प्लेसेस हो या कोई ऐसी एरिया जो डिक्लेयर करे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर इसके 100 मीटर के आसपास कोई ऐसा एरिया है तो फिर ये कहलाएगा साइलेंट जोन। ठीक है, तो अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस नॉइस का या इस नॉइस पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले जो हम और आप दोनों ही झेल सकते हैं वो है अनोयंस। देखो भैया, इससे क्या होता है, जैसे आपके कानों के अंदर कुछ ऐसा जा रहा है बार बार चीपो चीपो, आपको बहुत गुस्सा आने लगेगी। अगर ये ऐसा कुछ होता है तो कानों को सुनने में ये बढ़िया नहीं लगता और आपको इरिटेशन होगी, आपको उलझन होगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, देखिए साइकोलॉजिकल नहीं सॉरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है, देखो फिजियोलॉजिकल फीचर्स जैसे कि आप सांस ले रहे हो, है ना, ब्लड का प्रेशर चल रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, बड़ी तेज एकदम से साउंड आता है, आपका पल्स रेट बढ़ जाता है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब अफेक्ट होता है साउंड से। अच्छा, फिर आती है लॉस ऑफ हियरिंग। देखो अगर बहुत लंबे समय तक बहुत हाई साउंड में रहोगे तो तुम बहरे हो जाओगे। अभी समझो नहीं, पहले क्या होता है, आए क्या कह रहे, आए भाई सुनाई नहीं दे रहा, आए वहाँ से शुरू होता है और आखिरी में आते 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 हियरिंग फंक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर आई ह्यूमन की परफॉर्मेंस। देखो वर्कर्स हो या ह्यूमन हो, ये इसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट होता है उसका कंसंट्रेशन किसी को काम करने में, किसी चीज़ को करने में। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो इससे पेन होगा, आपको कानों में ऐसा बजता रहेगा जैसे कुछ घंटियाँ बज रही हैं, टायर्डनेस आपको रहेगी, इसलिए आपके जो ह्यूमन सिस्टम है ये पूरा अफेक्ट करने लगेगा। स्लीपलेसनेस, देखो इससे क्या होता है ना, आपकी नींद अफेक्ट होती है, इससे लोग जो है वो थके थके से रहते हैं, कंसंट्रेशन उनका ब्रेक रहता है, जो अभी प्रेजेंस ऑफ माइंड है बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट से रहते हैं अपने काम करने में। और लास्ट में डैमेज टू मटेरियल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल्डिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं अगर कोई इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाएं और इवन कोलैप्स हो जाएं तो ये सब दिक्कतें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं इस नॉइस पोल्यूशन के वजह से। क्या कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए? देखो कुछ चीज़ें हैं कि कंट्रोल एट सोर्स, सबसे बड़ी बात कि जो नॉइज़ लेवल है जहाँ से डोमेस्टिक सेक्टर्स से जो निकल रहे हैं उनको कम करो, ऑटोमोबाइल्स को मेंटेन करो, वाइब्रेशन के ऊपर कंट्रोल करो, रोक लगाओ लाउड स्पीकर बजाने पे, और जो मशीनरी है उस पर ध्यान रखो, जो मशीनरी चीं पों ज़्यादा करती हैं उन्हें हटाओ, उनकी जगह कुछ और लेकर आओ। फिर ट्रांसमिशन पाथ पे कंट्रोल कैसे करोगे भैया, बैरियर बीच में कुछ लगाओ जिससे साउंड बहुत जगह ना ट्रैवल करे, डिज़ाइन बिल्डिंग का कुछ इस तरह से करो, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट जैसे प्लांट वगैरह को अगर हम प्लांटिंग कर देते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा रहता है। और भैया प्लांटिंग वांटिंग तो हर चीज़ के लिए अच्छी, पता नहीं ह्यूमंस क्यों नहीं समझते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करिए, जैसे कि जॉब रोटेशन हो गई, इसके अलावा रिड्यूस टाइम एक्सपोजर टाइम, हेयरिंग प्रोटेक्शन, भाई जॉब रोटेशन होगी अगर तो आज अभी आपकी है जो फिर
फिर उसके बाद किसी और की, तो वो डिवाइड हो जाएंगी चीज़ें, है ना। कान को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉइज़ मेजरमेंट्स, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करिए, जागरूकता बढ़ाइए, है ना, कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हमने कुछ बात करी आपके सामने नॉइज़ पोल्यूशन की। अच्छा, कुछ ज्ञानवर्धक बातें एक बॉक्स में दी गई हैं, डू यू नो के नाम से समझिए। बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी से कहा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, कि आप कुछ कदम उठाइए जिससे आप ये जो आग लगाई जाती है हर तरह के वेस्ट में अर्बन एरियाज़ के अंदर, उस पर बैन, बिल्कुल बैन लगा दिया जाए। कुछ वक्त पहले की बात है, बड़ा स्ट्रिक्ट चला था मामला, लेकिन यहाँ बड़ा स्लो डाउन हो जाता है ना, जनता भी बड़ी चिल हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक, तो अब रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को समझने से पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना हो गया जिसमें स्पॉन्टेनियस छोटा एमिशन हुआ, किसका, प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का और गामा रेस का। प्रोटॉन्स मतलब अल्फा पार्टिकल, और फिर इलेक्ट्रॉन मतलब इसके बीटा पार्टिकल, और तीसरा क्या हो गया आपका, गामा रेस मतलब शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये निकली। ये सब कब निकलती हैं, जब मान लीजिए कोई एटॉमिक न्यूक्लियाई है, वो टूटा, वो डिसइंटीग्रेट हुआ, तो ये सब बाहर निकल गए, और इससे ही रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। और समझेंगे इसको, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी को जान लेते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कुछ एलिमेंट्स की। अब कुछ एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे रेडियम, थोरियम, यूरेनियम वगैरह, है ना, कि ये स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं, किसको, प्रोटॉन्स को, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को, गामा रेस को, कैसे, डिसइंटीग्रेट करके अपना एटॉमिक न्यूक्लियाई, दैट इज न्यूक्लाइड्स को। टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को। ठीक, अब टाइप्स ऑफ रेडिएशंस में क्या है समझते हैं। एक तो हो गया पहला, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की जब हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ उनको ही अफेक्ट करता है, उन कंपोनेंट्स को करता है जो कंपोनेंट्स इसको खुद में एब्जॉर्व कर लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम पेनिट्रेबिलिटी होती है, ये अपने आप से हर जगह नहीं घुस सकता, कम मात्रा में ही घुस सकता है। वही जगह आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, एंड ये इवन जो छोटे बल्कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ये तोड़ सकता है। तो इसके साथ आयोनाइजिंग के साथ ये एक समस्या देखने को मिलेगी। अब एक बात आती है टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स। ठीक है ना, कहानी क्या है, ये है कि टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स। अब इसको भी समझिए क्या चीज़ है ये। देखो, इसमें आता है पहला अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा मेल की बात नहीं हो रही है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स ये ब्लॉक करे, कैसे ब्लॉक कर सकते हो आप, इसे ब्लॉक कर सकते हो एक पीस ऑफ पेपर से, इवन ह्यूमन की स्किन भी इसको ब्लॉक कर सकती है। दूसरे तरह के आते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। ये घुस सकते हैं स्किन के अंदर, वाइल इन्हें कुछ ग्लास और मेटल के ऐसे पीस होते हैं जो इन्हें रोक सकते हैं, किसे, बीटा पार्टिकल्स को। और फिर आती हैं गामा रेस। ये इजीली ह्यूमन की स्किन में भी घुस जाएंगी, आपके सेल को भी डैमेज कर देंगे घुसते वक्त, है ना, बहुत लंबे दूर तक चली जाएंगी। इनको तो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मोटा, कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बड़ा पीस ऑफ कंक्रीट होगा, वही इनको रोक पाएगा, नहीं तो रुकती नहीं है ये। ठीक है, अब बात आती है कहाँ से निकल रही हैं भैया ये सब चीज़ें, सोर्सेस क्या हैं। देखिए, सोर्सेस में कुदरती सोर्सेस भी होते हैं, ठीक है, नेचुरल भी होते हैं और मैनमेड भी होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह नेचुरल से ज़्यादा खतरनाक मैनमेड होंगे। नेचुरल में बात करें तो कॉस्मिक रेज जो हमारी स्पेस से आती हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आता है रेडियो न्यूक्लाइड से जो अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट है, जैसे कि रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14, तो इन सब से ये निकलते हैं। लेकिन मैन मेड की बात करें तो पूछो ही मत, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन से, वो भी इतनी मात्रा में कि क्या बताएं। फिर न्यूक्लियर मटेरियल इधर से उधर आप कर रहे हो उससे निकलते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हो तो निकलते हैं, यूरेनियम की माइनिंग करते हो तो निकलते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हो तो भी निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं, एक टर्म समझाती हूँ, एटॉमिक एक्सप्लोजन।
पता होगा बहुत लोगों को, ठीक है, न्यूक्लियर फॉल आउट। तो न्यूक्लियर आर्म्स जो होते हैं ना, वो यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं और प्लूटोनियम 239 का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फटने के लिए। और हाइड्रोकार्बन और लिथियम को इसमें ये फ्यूजन मटेरियल की तौर पे यूज़ करते हैं। तो एटॉमिक एक्सप्लोरेशन जो एक्सप्लोर होते हैं, ये एक्सप्लोड होते हैं, फटते हैं ना, जिससे रेडियो पार्टिकल्स पैदा होते हैं और ये इतनी ऊपर तक जाते हैं क्योंकि भाई बहुत एयर हाई ह्यूज क्लाउड्स की तरह, एकदम जैसे नहीं है जो बम गिरता है तो बूम ऐसे ऐसा लगता है बिल्कुल बड़ा सा बादल बन गया, ऐसे बन जाते हैं। और ये पार्टिकल्स बहुत दूर तक हवाएं ले जाती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, बारिश होती है और बारिश से गिर गया बजाबट ज़मीन के ऊपर। और जब ये गिरे, बाप रे बाप, ये फॉल आउट के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जैसे स्ट्रॉन्टियम 90, सीसियम 137, आयोडीन 131 वगैरह सब गिरता है ऊपर से नीचे। अब एक बात आती है कि भाई क्या अफेक्ट कर देंगे, क्या अफेक्ट कर देंगे ये अगर सब कुछ हो गया। तो देखो ये इसका जो इफ़ेक्ट है ये डिपेंड करता है कि क्या किस हिसाब से उसकी एनर्जी रिलीजिंग कैपेसिटी थी उस रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट की, ठीक है, कितना फटा, कितनी दूर तक जाने की कैपेसिटी थी, कितना रेट ऑफ डिपोजिशन है ऑफ द पोल्यूटेंट, हाँ, और हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है, पहले हाफ लाइफ का मतलब समझो। हाफ लाइफ ये समय होता है जिस समय की ज़रूरत पड़ती है फॉर हाफ ऑफ इट्स एटम्स डीके होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, है ना। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लाइड, अगर मैं कह रहे हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लाइड तो मतलब कि रिफ़र करेगा ये टू इट्स पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कितने वक्त के लिए वो रेडियो एक्टिविटी अपनी जो है मेंटेन रखता है या होगा। तो हाफ लाइफ वैरी कर सकती है, हो सकता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक हो। तो रेडियो न्यूक्लाइड्स जिनकी बहुत लंबी हाफ लाइफ होती है, यही सबसे ज़्यादा चीफ सोर्स होते हैं इन्वायरमेंटल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के, ठीक है। तो इसमें समझिए आपकी हर एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड जो लगातार डीके रेट उसका होता है, ख़त्म तो होता रहेगा ना। अच्छा, बहुत सारे और भी वजहें हैं जिससे इफेक्ट बढ़ सकता है, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि विंड भी इनको फैला देती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो टेम्परेचर, रेनफॉल भी इन्फ्लुएंस करता है इसके इफेक्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि रेडिएशंस दो तरह के होते हैं, इनके जैसे वो सेल्स पे काम करेंगे उसके बेसिस पे दो तरह के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो हो गया नॉन आयोनाइजिंग, एक हो गए आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब देखो जो नॉन आयोनाइजिंग वाले हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, जो सोलर रेडिएशन का पार्ट है। इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम है, घुसेंगे कम, और अफेक्ट जो सेल और मॉलिक्यूल को, उन्हीं सेल और उन्हीं मॉलिक्यूल को अफेक्ट करते हैं जो सेल मॉलिक्यूल इनको एब्जॉर्व कर लें खुद में, ठीक। आंखों में डैमेज कर देते हैं जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है फ्रॉम कोस्टल सैंड, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है डायरेक्टली अगर आप सन की तरफ देख लो इक्लिप्स के टाइम पे, ठीक है। ये इंजर करते हैं सेल्स को, स्किन के, ब्लड कैपिलरीज के, जो ब्लिस्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं। आप देखते होंगे कि ऐसा स्किन के ऊपर हल्का सा खून का थक्का टाइप का नहीं लग जाता है, रेडनिंग हो जाती है जिसे हम लोग सनबर्न कहते हैं, है ना। तो ये बातें हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की। दूसरे होते हैं इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन, इसमें आपको दिखेंगी एक्स रेज, कॉस्मिक रेज और एटॉमिक रेडिएशन, मतलब ऐसे रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकले हों। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत तेज़ी में घुस जाते हैं, इवन ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ देंगे, और मॉलिक्यूलर डैमेज जो है वो इतना शॉर्ट है, इमीडिएट इफेक्ट भी कर सकता है और हो सकता है लंबे वक्त तक लॉन्ग रेंज इफेक्ट भी कर सकता है। अब आप कहेंगे शॉर्ट रेंज इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो जल गया, ठीक है, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, डेड हो गए टिश्यूज़, डेथ हो गई ऑर्गेनिज्म की। और लॉन्ग रेंज इफेक्ट में ये हो सकता है कि मान लीजिए आर म्यूटेशंस इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्यूमर, है ना, अगर ये बढ़ा और ये किसी के अंदर घुसा और वहाँ किसी सेल से रिएक्ट करा तो हो सकता है ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, ज़िंदगी कम हो जाए, डेवलपमेंट ना हो सही से, और म्यूटेटेड इसका जो जीन हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा लाइफ लॉन्ग, हो सकता है आगे पीढ़ियों तक इसको अफेक्ट करे। अच्छा, इसके अलावा एक्टिवली सेल तो जानते हैं डिवाइड होते रहते हैं, तो एक्टिवली फटाफट से डिवाइड होते हैं सेल्स, जैसे कि एम्ब्रियो, फीटस, सेल्स स्किन के होते हैं, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, बोन मैरो, गैमेट फॉर्मिंग सेल, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इन रेडिएशन से क्योंकि बेचारे फिर मरने लगते हैं ना। अच्छा, कुछ स्पीशीज़ एनिमल्स की, प्लांट्स की
उसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑयस्टर डिपॉजिट कर लेता है 65 जिन को, फिश अक्यूमुलेट करती है 55 Fe दैट इज आयरन, फिर मरीन एनिमल्स सेलेक्टिवली डिपॉजिट कर देते हैं 90 SR। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, समझो। कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो सबसे सही तरीका देखो, अगर प्रिवेंशन ही सबसे बेस्ट तरीका है, इनको बिल्कुल प्रिवेंट करके रखो। इसका कोई क्योर नहीं है अभी, तो ये समझो अभी फ़िलहाल आज के टाइम पे तो कोई क्योर नहीं है। डैमेज हो गया तो हो गया, कितने कितनी जगह रेडियो एक्टिव डैमेज है, देखो कितनी कितनी बिल्कुल बंजर ख़त्म कर दिया उस जगह को। तो सारे सेफ्टी मेजर्स लेके चलो कि भैया लीकेज ही ना हो इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, टोटली इसको ध्यान में रखो। सेफ्टी से डिस्पोजल करो रेडियो एक्टिव वेस्ट का, रेगुलर मॉनिटरिंग करो, फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रॉपर करो। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स करो अगेंस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या कोई न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो रहा है तो इमीडिएटली इसको बैन कर दो सबसे तुरंत। हाँ, फिर कदम उठाओ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से। तो ये सब चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का भी ख़त्म होता है। कुछ ज्ञानवर्धक बातें डू यू नो में समझिएगा। कहते हैं कि सोलर पावर पैनल्स इंस्टॉल्ड ओवर हेड ऑफ एरेल कोच विल सेव 1700 लीटर्स ऑफ डीजल पर ईयर। एंड अगर ये टेक्निक्स ली गई, अडॉप्ट करी गई, तो 100 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल सेव करा जा सकता है रेलवेज़ के द्वारा हर साल। एक और ज्ञानवर्धक बात कही गई है कि जो क्रोकोडेलियंस का सेक्स होता है, इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं बाय इंक्यूबेशन कंडीशन के माध्यम से, खासकर टेम्परेचर पता लगाता है। मतलब मानो इंक्यूबेशन यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस या कम का है तो समझ लो ये फीमेल्स पैदा हो जाएंगी, और इंक्यूबेशन अगर इसका 31 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है तो दोनों ही सेक्सेस होंगे। वेयर एज इंक्यूबेशन अगर 32 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस है तो ये समझिएगा कि इससे मोस्टली मेल्स पैदा होते हैं। इंक्यूबेशन टेम्परेचर में जो 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है इससे मेल्स होते हैं कुछ स्पीशी में, वेयर एज दूसरों में जो सेक्स जो है वो कभी नहीं रिवर्ट करता टू, बल्कि जो है रिवर्ट कर जाता है, वो फीमेल्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो बातें हमने करी और अब हम ई वेस्ट को समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी फ़िलहाल लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को बहुत छोटे से अमाउंट से एक्स्ट्रा पर्क्स को एंजॉय कर सकते हो। आप व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, एक्स, साथ में इंस्टा और टेलीग्राम, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिए साथियों, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियोस फेसबुक पे तो आती ही हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस एंड भगवत गीता, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इंस्टा और टेलीग्राम पे भी मैं देती रहती हूँ। प्लीज़ ज्वाइन मी एवरीवेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।